आई थिंक हमने चैप्टर नंबर 6 सीपीयू स्केजुलिंग इस हवाले से हमने जस्ट फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया स्केजुलिंग एल्गोरिदम। द फर्स्ट एल्गोरिदम दैट इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हमने डिस्कस किया था। और इससे पहले जब हम सीपीयू स्केजुलिंग के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो हम इसके अगर कंटेंट्स को देखें, इसके इंट्रो को, और फिर ये है कि इसके व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द सीपीयू स्केजुलिंग, इन बातों को अगर हम मद्देनज़र रखें, इनको ब्रीफली आज भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सप्लिसिटली इसको बड़ा प्रिसाइजली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, स्केजुलिंग क्राइटेरिया के हवाले से एंड स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स की जो फाउंडेशंस हैं उनके हवाले से, इसके इंट्रो के हवाले से, what do you mean by the scheduling algorithm, what is the scheduling criteria, इसकी हिस्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव, ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि क्यू के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि जहाँ क्यू होगी वहाँ टेम्परेरी तौर पे जितने भी हमारे वो प्रोग्राम्स होते हैं या हमारे वो प्रोसेसेस होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ स्टे करते हैं। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर हम बात करें जॉब क्यू की, तो जॉब क्यू से जो प्रोग्राम्स हैं वो रैम में आते हैं, तो रैम में मौजूद जो रेडी क्यू है वहाँ भी एक क्यू मौजूद होती है, जिसको हमने रेडी क्यू या सीपीयू क्यू का नाम दिया। और वहाँ थोड़ी देर के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो स्टे करते हैं, फिर वन बाय वन प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए चले जाते हैं। ओके, तो जहाँ क्यू होगी वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट व प्लेसमेंट के लिए, व जॉब प्लेसमेंट की जब हम बात करें, या उसके बाद ये है कि हम प्रोसेसेस उन कॉन्टेक्ट्स, जो कंटेंट्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट की हम बात करें, तो कोई ना कोई हमें किसी न किसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उनकी सीक्वेंस को हमें मेंटेन रखना होता है। और उनकी सीक्वेंस को मेंटेन रखने के लिए उनकी तरतीब को किस तरतीब से वो क्यू के अंदर उनकी प्लेसमेंट होगी, वो किसी न किसी क्राइटेरिया, किसी न किसी स्केजुलिंग, किसी न किसी स्केजुलर के थ्रू उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और स्केजुलर की जहाँ तक, अगर हम स्केजुलर की बात करें तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द स्केजुलर, लॉन्ग टर्म स्केजुलर एंड द शॉर्ट टर्म स्केजुलर। और फिर ये दोनों एक्सट्रीम थी, देयर मस्ट बी सम एवरेज, there must be some middle, some trade-off solution between these extremes। तो उसके लिए हमने जो मीडियम टर्म स्केजुलर की एक टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी, स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, और फिर आ, जो जो मीडियम टर्म स्केजुलर है उस हवाले से हमने बात की थी। ओके, अभी अगर हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, चूँकि काफ़ी दिनों बाद हम एग्ज़ाम था, फिर ईद की छुट्टियाँ थी, और फिर उसके बाद हमने आज कंटिन्यू किया है, तो अभी विश के प्रीवियस ये सीपीयू स्केजुलिंग को जब हम डिस्कस करें तो थोड़े बहुत आपके जो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आपके माइंड में हो, उनको थोड़ा सा मेमोराइज करने की आप भी कोशिश करें, उनको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने ये कहा था कि जहाँ क्यू होगी वहाँ स्केजुलर होगा, जहाँ स्केजुलर होगा तो वो स्केजुलर will work on the basis of some scheduling algorithm। वो तरतीब जो जॉब्स की, जो टास्क की, जो इसके अलावा जो हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनकी जो अरेंजमेंट होगी, उनकी जो सीक्वेंस होगी, वो स्केजुअल करेगा विद द हेल्प ऑफ सम स्केजुलिंग क्राइटेरिया, स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स। और वो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं,
वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम हो सकता है, वो क्राइटेरिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है, वो क्राइटेरिया लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट हो सकता है, वो क्राइटेरिया प्रायोरिटी क्यू हो सकती है, वो क्राइटेरिया जो है वो राउंड रॉबिन हो सकता है। ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं। ये स्केजुलिंग प्रोटोकॉल हैं जिनकी बेसिस पे स्केजुलर जो है वो क्यू के अंदर मौजूद जो कंटेंट्स हैं उनको वो तरतीब देता है। ओके, यहाँ तक समझ आ। जहाँ क्यू होगी वहाँ स्केजुलर होगा। और आप जानते हैं कि जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेयर इज़ द जॉब क्यू, वेयर इज़ द रेडी क्यू, वेयर इज़ द सीपीयू क्यू, उनके कंटेंट्स क्या होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंटली एक जॉब के बाद दूसरी जॉब जो है वो स्विच करती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जॉब क्यू के हवाले से कितनी होगी, सीपीयू क्यू के हवाले से कितनी होगी, ये हम डिस्कस करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और हमने ये भी कहा कि दिस इज बेसिकली द सीपीयू स्केड्यूलिंग इज द बैकबोन, इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम ये सब्जेक्ट हम लर्न कर रहे हैं, जो हम ये सीख रहे हैं, तो इनमें सीपीयू स्केड्यूलिंग का बड़ा बेसिक रोल है। और फिर हमने ये कहा आ, इन कॉन्सेप्ट्स को आगे हम इम्प्लीमेंट करते हुए, इनको रिवाइज करते हुए हमने ये कहा कि जो सीपीयू जो बर्स्ट होती है, जो क्लॉक साइकिल होता है, वो 2 फेजेस में वो अपना रोल प्ले करता है। उसके 2 फेजेस होते हैं, एक को हम सीपीयू बर्स्ट का नाम देते हैं और एक को आईओ बर्स्ट का नाम देते हैं। बिल्कुल जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट, जैसे हमने कहा था प्रोसेसेस या तो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होते हैं या आईओ बाउंड प्रोसेसेस होते हैं। आईओ बाउंड जो मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रोसेसेस विच स्पेंड मोस्ट of the time in reading or writing is known as the IO bound, and the processes which spend a lot of time of the CPU are known as the CPU bound processes. ओके, तो इसी तरह हम जब क्लॉक साइकिल की बात करें तो क्लॉक साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। नंबर 1 इज द सीपीयू बर्स्ट, नंबर 2 इज द आईओ बर्स्ट। जब हम सीपीयू बर्स्ट की बात करें तो यहाँ एक्चुअल जो सीपीयू जो एग्जीक्यूशन होती है सीपीयू की, जो जो हमारी इंस्ट्रक्शन की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगी वो सीपीयू बर्स्ट पे हुआ करेगी। और फिर उसी प्रोसेस को जब रीड या राइट के लिए भेजा जाएगा तो वो जो बर्स्ट है वो आईओ बर्स्ट होगी। तो इसके ये मानी है कि क्लॉक साइकिल भी ये जो क्लॉक साइकिल है सीपीयू, जिसको हम एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन, जिसको हम सीपीयू या आईओ बर्स्ट साइकिल का नाम भी हम देते हैं, ये ये एक तरह से ये 2 फेजेस एक्टिविटी है, सीपीयू बर्स्ट एंड द आईओ बर्स्ट। तो ये स्विचिंग होती रहती है, कभी सीपीयू बर्स्ट कभी आईओ बर्स्ट, सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट। और एक्चुअल जो जो एग्जीक्यूशन है वो सीपीयू बर्स्ट पे होती है, जो आईओ की इनपुट आउटपुट रीड राइट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आईओ बर्स्ट पे ही अकर होती हैं। तो सीपीयू इन 2 फेजेस में स्विचिंग करता रहता है। फिर हमने ये देखा इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए कि सीपीयू स्केजुलर का रोल क्या होता है, फिर डिस्पैचर का रोल क्या होता है। देन अब हमने ये देखना है कि जो स्केजुलर हैं, जो क्यू है, उनके ऊपर जो स्केजुलिंग जो एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं, कभी हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को रखते हैं, कभी हम लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट को लेके आते हैं, कभी राउंड रॉबिन को लेके आते हैं। तो किन सिचुएशंस में कौन से वाला एल्गोरिदम जो है स्केजुलिंग एल्गोरिदम वो बेस्ट एल्गोरिदम होगा? क्योंकि देखिए सेवरल स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, विच वन विल बी द बेस्ट वन। ये जब हम बेस्ट वन की हम बात करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जज करने के लिए कि कौन सा स्केजुलिंग एल्गोरिदम जो है वो बेहतरीन होगा। वो पैरामीटर्स, इसकी एग्जांपल हमने रियल लाइफ एनालॉजी की जब हमने बात की थी, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात की थी, तो जैसे आप स्टूडेंट्स के हवाले से जब हमने देखना हो कि विच इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, तो उनके लिए मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। कभी हम उनके
सीजीपीए को देख सकते हैं, कभी उनकी मोरालिटीज़, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को हम देख सकते हैं, उनकी एक पैरामीटर जो है वो उसकी पंक्चुअलिटी हो सकता है, एक जो है वो कितना अलर्ट, कितना एक्टिव होके वो लेक्चर जो है वो सुनता है, या एक ये हो सकता है कि वो क्लास में पार्टिसिपेशन उसकी कितनी है। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हो सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को जांचने के लिए। इसी तरह ये स्केजुलिंग एल्गोरिदम को जांचने के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ पैरामीटर्स की बेसिस पे हम उसको जज करते हैं कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम था, लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है, प्रायोरिटी क्यू एल्गोरिदम है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, तो इनमें से बेहतरीन एल्गोरिदम जो है वो कौन सा होगा। तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। नंबर वन ऐसा number one is the CPU utilization criteria, number one. Number two is the throughput. Number three is the turnaround time. Number four is the waiting time. Number five is the response time. ओके, ये देखिए कि रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट, सीपीयू यूटिलाइजेशन, हम करना क्या चाहते हैं? आपको मालूम है हम ओएस क्यों लर्न करते हैं, हम ओएस क्यों सीखते हैं? सिर्फ इतना हमने काम करना है कि वो तमाम तर स्ट्रेटजीज हमने पढ़नी है जिससे सीपीयू आइडल ना हो। जो सीपीयू की आउटपुट को, उसकी यूटिलाइजेशन को, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम ऑप्टिमल ऑप्टिमल परफॉर्मेंस उसकी हम अचीव करना चाहते हैं, हम उसको ऑप्टिमली यूज़ करना चाहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रैम के रिसोर्सेज को हम उसको भी ऑप्टिमली ऑप्टिमली यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे कोर ऑब्जेक्टिव इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम ये सीखते हैं कि सीपीयू को ऑप्टिमल इस्तेमाल करना और इसके साथ साथ रैम के रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमली इस्तेमाल करना। तो यही वो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है जिसकी बिना पे जितना भी ओएस है वो तरतीब पाता है। तो पहला हमारा क्राइटेरिया ये है कि वो एल्गोरिदम कमाल का एल्गोरिदम होगा, स्केजुलिंग एल्गोरिदम, जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करे, उसकी थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करे, इन दो पैरामीटर्स को मैक्सिमाइज करे और मिनिमाइज क्या करे? टर्न अराउंड टाइम। ऐसा एल्गोरिदम जो कि आपके टर्न अराउंड टाइम, बेसिकली टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल एक्टिविटी टाइम। तो ऐसा एल्गोरिदम आपकी नज़र में कैसा होगा? जो कि एक्टिविटी टाइम ज़्यादा ले, उसको आप कोई एक टास्क दें तो वो ज़्यादा टाइम लेने के बाद वो आपको रिजल्ट दे, तो वो मेरा ख्याल अच्छा नहीं होगा। तो हम वो एल्गोरिदम कमाल का होगा जिसका टर्न अराउंड टाइम कम से कम होगा। वो एल्गोरिदम, स्केजुलिंग एल्गोरिदम कमाल का होगा जिसमें प्रोसेसेस और जॉब क्यू के अंदर कम से कम वेट करें, वेटिंग टाइम मिनिमम हो। वो कमाल का होगा जिसमें रिस्पांस टाइम क्विक हो, जिसमें रिस्पांस टाइम मिनिमम हो। तो इसके ये मानी हुए कि स्केजुलिंग एल्गोरिदम, जब हम किसी भी स्केजुलिंग एल्गोरिदम को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को हम चेक कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारा जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है, जो स्केजुलिंग क्राइटेरिया है, वो इन 5 पैरामीटर्स पे बेस करेगा और उसमें हम फर्स्ट टू सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करेंगे और बाकी तीनों को हम मिनिमाइज करेंगे। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज है टू जज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्केजुलिंग एल्गोरिदम। ओके, अब इतने सारे पैरामीटर्स, अब देखिए अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हम लेके आते हैं या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को लेके आते हैं एल्गोरिदम को, फिर उस एल्गोरिदम पे ये भी हम चेक करें कि इस एल्गोरिदम की बेस पे सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या रही, उसकी थ्रूपुट कितनी थी, उसका टर्न अराउंड टाइम कितना था, उसका वेटिंग टाइम कितना था, उसका रिस्पांस टाइम उसके अगेंस्ट कितना था। तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा कि एक ही एल्गोरिदम को हमने ये 5 क्राइटेरिया पे हमने उसको जज किया, उसकी क्रेडिबिलिटी को हमने जज किया, उसको हमने परखा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम अब सिंपलिसिटी के लिए हम ये देखते हैं कि इन पांचों की बजाय सिर्फ हम एक पैरामीटर को देख लेते हैं। डेफिनेटली जैसे हमने ये कहा था कि वो बच्चा क्लास के अंदर उसकी पार्टिसिपेशन भी बेहतरीन होगी, वो पंक्चुअल भी होगा, वो ओबीडियंट भी होगा,
वो इंटेलिजेंट भी होगा, जिसका सीजीपीए बेहतर होगा। तो हम एक ही क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि जिसका सीजीपीए बेहतर होगा, तो ओवरऑल उसकी क्लास पार्टिसिपेशन, ये वो सब बाकी पैरामीटर्स वो डेफिनेटली वो अच्छे ही हों। तो बिल्कुल इसी तरह हमने पांचों क्राइटेरिया के हवाले से हमने डिस्कस किया, लेकिन हम फाइनली फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम एक क्राइटेरिया को देखेंगे। एक क्राइटेरिया के ऊपर सारे एल्गोरिदम्स को, स्केजुलिंग एल्गोरिदम को जज करेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करेंगे, एंड दैट क्राइटेरिया इज द वेटिंग टाइम। वो एल्गोरिदम कमाल का होगा, वो स्केजुलिंग एल्गोरिदम जिसका एवरेज वेटिंग टाइम, जिसका वेटिंग टाइम मिनिमम होगा। ओके, तो यहाँ हमने ये बात, इस बात पे हम सब लोग मुत्तफिक हुए कि हमें हर एक एल्गोरिदम को उसके वेटिंग टाइम के अगेंस्ट हमें वो जज करना है कि जिसका वेटिंग टाइम जो है वो मिनिमम होगा, वो बेस्ट अमंग ऑल द बेस्ट एल्गोरिदम होगा। तो फर्स्ट एल्गोरिदम जिसको हमने डिस्कस किया था, अब देखिए वही बात जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की कि सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना और बाकी तीनों फैक्टर्स को मिनिमाइज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और फिर फाइनली हम मुत्तफिक हुए, वी एग्रीड ऑन अ सिंगल पैरामीटर दैट इज द वेटिंग टाइम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब ओवरव्यू देता चलो, क्योंकि दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये आपके एग्ज़ाम में भी आई थिंक ये क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए कि देर आर टू कॉलम, नंबर फर्स्ट कॉलम having the processes and second column having the burst time relevant to the first column processes। जैसे P1 की जो रिक्वायरमेंट थी बर्स्ट टाइम की, वो 24 बर्स्ट टाइम, उसको 24 यूनिट्स चाहिए। P2 को बर्स्ट कितने सीपीयू बर्स्ट टाइम चाहिए, 3। और P3 को जो क्लॉक सिकल जो जो बर्स्ट चाहिए वो कितनी है, 3 यूनिट्स। ओके, P1 P2 P3। अब इसका गैंट चार्ट, इसका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट क्या होता है, आपने ग्राफ मैट्रिक में 9th और 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका ग्राफ से पाला पड़ा वास्ता पड़ा होगा। तो उसमें जब भी आप किसी एक्टिविटी को, न्यूमेरिक्स को आप ग्राफ पे ड्रा करते हैं, तो आप जानते हैं कि आप सब वैल्यूज़ को एडअप करते हैं, और एडअप करने के बाद जो टोटल आए, जैसे इसको अगर हम तीनों बस टाइमिंग्स को अगर हम एडअप करें तो वो कितना बनता है, 30। इसके ये माने हुए 0 to 30, ये आपने फिक्स कर लेना। ये स्केल लेके आपने 0 to 30 ये आपने स्केलिंग कर लेनी है। स्केल करने के बाद जो 24 यूनिट्स हैं, वो देखिए P1 पहले था, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो P1 पहले था, तो फर्स्ट 0 से लेके 24 यूनिट्स सीपीयू के वो कौन कंज्यूम करेगा, वो P1। उसके बाद जब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर किसकी बारी होगी, P2 की, क्योंकि पहले P1 क्रिएट हुआ, देन P2 क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में P3 हुआ। तो इस चूंकि द एल्गोरिदम इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले क्यू में आएगा वो पहली सीट पे आएगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड बारी उसकी होगी, जो थर्ड होगा वो थर्ड उसकी बारी होगी। तो क्लॉक सीपीयू ने फर्स्ट 24 क्लॉक जो बर्स्ट थी वो किसको दी, वो P1 को दी। जब वो एग्जीक्यूट हो गया तो फिर बारी होगी सेकंड वन की, दैट इज द P2। P2 को कितनी चाहिए, 3। तो इसको आप देखिएगा 24 के बाद 24 to 25 1 यूनिट, 25 to 26 2 यूनिट, 26 to 27 कितने हैं, 3 यूनिट सीपीयू के कंज्यूम किए P2 ने। P2 भी फाइनलाइज हो गया, और उसके बाद बारी आती है थर्ड कैंडिडेट, थर्ड प्रोसेस द P3। और P3 को आप देखिए आफ्टर 27 द यूनिट 28 29 एंड 30 अप टू 30, ये 3 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेगा P3। तो इस तरह गैंट चार्ट जो है वो तरतीब पाता है। आप बर्स्ट टाइम की जितनी भी बर्स्ट हैं उनको आप एडअप करें, जितना वो बनेगा 0 से लेके वहाँ तक आप उनको स्केल पे जो है वो स्केलिंग उसको कर लें पेज के ऊपर, और
जो प्रोसेसेस हैं उनको उस ग्राफ के अंदर आप लिखिए, उस बार के अंदर लिखिए, और बाकी जो नंबरिंग है, जो यूनिट्स हैं, उनको आप उस ग्राफ के नीचे लिखिए। अब आपने मालूम करना है वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम आपको मालूम है, जो ही P1 आया तो सीपीयू फ्री था। तो जो ही P1 पहुंचा तो फौरन ही वो सीपीयू के पास चला गया। तो इसके ये मानी है कि P1 को क्यू के अंदर कितना वेट करना पड़ा? नो वेट, क्योंकि क्यू के अंदर तो पहले कोई प्रोसेस ही नहीं था, क्यू एम्प्टी थी, इसलिए 0। उसके बाद P2 आया, तब तक P1 सीपीयू के पास जा चुका था। अब वो P1 एग्जीक्यूशन मोड में है, तो P2 क्यू के अंदर लग गया और उसको कितना वेट करना पड़ा? 24 यूनिट्स। जब तक P1 एग्जीक्यूशन उसकी मुकम्मल नहीं होती, तब तक P2 वेट में था, क्यू में लगा रहा, सीपीयू के लिए वो तरस रहा था कि वहाँ पहुँचूँ। फिर उसके बाद जो ही वो एग्जीक्यूशन उसकी मुकम्मल हुई, तो P2 की बारी आई, और P3 P3 ऑलरेडी, आप ये देखिए कि P3 भी P1 P2 P3, पहले P1 आया, फिर P2 आया, P3। फॉर द टाइम बीइंग आप ये देखिए कि ये तकरीबन एक ही वक्त में पहुंचे, लेकिन विद द नैनो सेकेंड डिफरेंस P1 पहले आ गया, फिर उसके बाद P2 एंड P3 पहुंचा। अब P3 ने वेट किया, जब P1 भी एग्जीक्यूशन में था तो P3 क्यू में लग गया, उसको P1 का भी वेट करना पड़ा। जब P1 मुकम्मल हो गया तो P2 का भी वेट करना पड़ा। तो P1 के 24 यूनिट्स उसने वेट किया, और P2 के भी 3 यूनिट्स थे, तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 27 बर्स्ट टाइम उसको वेट करना पड़ा, फिर जाके P3 की बारी आई। तो देखिए, ये वेटिंग टाइम P1 के लिए 0, P2 के लिए 24, और P3 के लिए कितना था? 27 वेट करना पड़ा। ये था वेटिंग टाइम। और हम निकालना क्या चाह रहे हैं? एवरेज वेटिंग टाइम। और एवरेज को निकालने के लिए आपको मालूम है कि जो वेटिंग टाइम होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। और वेटिंग टाइम सबको आप एडअप कर लीजिए, P1 प्लस P2 प्लस P3, तो उनकी वैल्यूज आप लिख लीजिए, 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 3। वेटिंग टाइम कितना है? एवरेज वेटिंग टाइम इज 17, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में। अब आगे देखिए, इसको हम थोड़ा सा इस अंदाज में देखते हैं कि अगर क्या होता, कमाल होता कि अगर हम P1 को थोड़ा सा डिले कर लेते, और पहले जो प्रोसेसेस हैं, जो छोटे प्रोसेसेस हैं, उनको पहले हम लेके आते, जैसे P2 P3 और P1 को आखिर में ले जाते। जब आखिर में लेके जाएंगे, P2 को पहले हम बारी देंगे, तो आप जानते हैं P2 जो ही P2 आया तो वो उसको 0 1 2 3 4 5 सीपीयू ने उसको पहले 3 क्लॉक साइकिल जो है वो दे दिए। और P3, इसके ये मानी हुए P2 को कोई वेट नहीं करना पड़ा। P3 को कितना वेट करना पड़ा? जब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं होता। P2 के टोटल यूनिट्स कितने थे? 3। तो 3 यूनिट उसको वेट करना पड़ा रैम के उस क्यू के अंदर। जब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, सीपीयू के 3 क्लॉक साइकिल लेने के बाद जो है उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर P3 सीपीयू के पास चला जाएगा। तो इसका वेटिंग टाइम कितना होगा? 3। जब ये 3 मुकम्मल आपने 3 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, क्योंकि आप देखिए P3 को भी, आप प्रीवियस स्लाइड में देखिए, P3 को भी सीपीयू के कितने क्लॉक साइकिल या बर्स्ट टाइम चाहिए? जस्ट 3। तो 3 और कंज्यूम करेगा, मतलब 4th 5th एंड 6th जो बर्स्ट है वो इस्तेमाल कर लेगा P3, और P3 भी अपना काम मुकम्मल करेगा। और उसके बाद जो क्यू में लगा हुआ P1 था, तो P1 रोल प्ले करेगा। तो P1 की कब बारी आ जाएगी? 6 पे बारी आ जाएगी। तो अब देखिए, वेटिंग टाइम देख लीजिए, P1 का वेटिंग टाइम कितना था? 6। ये देखिए, P2 का वेटिंग टाइम कितना था? 0, क्योंकि वो पहले एग्जीक्यूट हुआ है। P3 का वेटिंग टाइम कितना था? P2 के बाद आया था, 3 यूनिट्स के बाद P3 की बारी आई थी, तो 3। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लीजिए, P1 plus P2 plus P3, waiting time for the P1, waiting time for the P2, waiting time for the P3 divided by total number of processes। तो कमाल हो गया कि पहले वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम 17 था, और अब एवरेज वेटिंग टाइम कितना है? 3।
इसके ये मानी हुए कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो उसका एवरेज वेटिंग टाइम नॉर्मली नॉर्मली कम नहीं होता। क्लियर? इस मसले को इस मसले को अब इसमें क्यों कम नहीं होता, इसमें क्यों कम नहीं हो पाया था? आप जानते हैं कि एक बड़ा प्रोसेस जो है उसने पहले सीपीयू के ऊपर कब्जा जमा लिया था, और ये P2 जिसको थोड़ा सा जस्ट 3 यूनिट्स चाहिए तो उसको इतना वेट करना पड़ा। इस इशू को हम क्या कहते हैं कि जब एक बड़ा प्रोसेस जो है वो सीपीयू पर कब्जा जमा ले और बाकी छोटे छोटे प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, जिसकी वजह से एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाए, ये एक इशू होता है। इस इशू को हम कहते हैं कॉनवॉय इफेक्ट। क्लियर? दिस इशू इज नोन एज, तो इसके ये मानी है कि कॉनवॉय इफेक्ट इज लिंक्ड विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, अब हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सेकंड एल्गोरिथम। अब हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के जो मसाइल थे वो हमने देखे कि देयर आर सम इश्यूज लिंक्ड विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम की तरफ हम जाते हैं। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम में आप देख लीजिए कि दिस अगेन देयर आर टू कॉलम, the first column having the processes P1, P2, P3, P4, and second column uh, having the burst timings relevant to the respective processes P1 for the P1, P2, P3, and P4, 6 for the P1, 8 for the P2, 7 for the P3, and P4 is 3। अब आप देखिए, जस्ट अभी आपने गैंट चार्ट को आपने मद्देनजर नहीं रखना। आप मुझे ये बताइए, जब गैंट चार्ट आपने बनाना है तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि जो बर्स्ट टाइम वाला जो कॉलम है उसको आप ऐड अप कर लीजिए। ऐड करने से 6 + 8 + 6 + 8 14 + 7 इज द 21 + 3 इज द 24। इसके ये मानिए कि हमारा जो स्केल होगा, हमारा जो चार्ट होगा, हमारा जो गैंट चार्ट होगा वो 0 से 24 के दरमियान फॉल करेगा। अब पहली बात तो ये होगी, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिसको 0 से 24 तक, और फिर उसके बाद ये है, आप ये देखिए कि दिस इज द एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। जो इनमें आप P1, P2, P3, P4 इन चारों में तरतीब, इन चारों प्रोसेसेस में देखें, सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है? छोटे प्रोसेस से मुराद ये है कि जिसको सीपीयू की बर्स्ट टाइम यूनिट कम से कम जिसको चाहिए, वो कौन सा है? P4। उसको जस्ट 3 बर्स्ट टाइम यूनिट्स उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस छोटे को ले आते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद थोड़ा सा इससे बड़ा, जो 3 से बड़ा हो, वो कौन सा है? वो 6 है, P1। इसके ये मानी हुए पहले हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, देन P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, देन P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, और आखिर में P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि P2 इज नॉट द स्मॉलेस्ट जॉब, दिस इज द लार्जेस्ट जॉब। इसको हम बिल्कुल एंड पे लेके जाएंगे। स्मॉलेस्ट जॉब को हम पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे और उसके बाद उसको आगे की तरफ ले जाएंगे। ओके, अब हमने तरतीब दी गैंट चार्ट के अंदर P4, तो इसके ये मानिए आपने P4 आपने लिखा, और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 यूनिट्स। 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 सेकेंड यूनिट, 2 से 3, 0 से 3 तक 3 यूनिट्स उसने कंज्यूम किए। उसके बाद जो है वो P1 की बारी आ जाएगी, वो 6 यूनिट कंज्यूम करेगा। 3 to 9, बीच में कितने आएंगे? 9 - 3 करें तो 6 यूनिट आएंगे, 6 यूनिट्स ये यूज़ करेगा। और उसके बाद जो बारी है वो P3 की आएगी, और फाइनली P2 की आएगी। अब इसका वेटिंग टाइम आप निकालिए। वेटिंग टाइम आपने जब देखा तो P1 के लिए जो वेटिंग टाइम था वो था P1 के लिए 3, P2 के लिए 16। अब देखिए P1 ये है P1, तो वेटिंग टाइम आप इस बार को देखिए, इसकी बारी आई थी 3 के बाद, और इसको देखिए P2 की बारी कब आई है? इस बार पे नंबरिंग है, दैट इज द 16 के बाद इसकी बारी आई थी, तो इसको वेट कितना पड़ा? 16 यूनिट्स। P1 को कितना वेट करना पड़ा? 3।
और P3 को कितना वेट करना पड़ा, ये बार देखिए जब P3 स्टार्ट हुआ था तो ये टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे है, ये टाइम लाइन जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग एक्स एक्सिस शो की गई है। तो 16 ये 9 के बाद 16 माइनस 9 जो है वो 7 बनता है। तो ये 7 यूनिट P3 के कब शुरू हुए थे, कब स्टार्ट हुए थे, 9 पे स्टार्ट हुए थे। तो वेटिंग टाइम इसका 9 था। एवरेज वेटिंग टाइम, चूंकि हमने पहले वेटिंग टाइम आप लिख लीजिए, फिर एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे टाइम को एवरेज टाइम को डिवाइड कर सॉरी वेटिंग टाइम को डिवाइड करेंगे तो वो आपका एवरेज वेटिंग टाइम होगा और दैट इज द 7। इस सिनेरियो में जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है वो कितना है, दैट इज द 7। दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव, दैट्स मच मच बेटर देन द लार्जेस्ट जॉब, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम। एक और भी बात आपसे शेयर करता चलूं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एवरेज वेटिंग टाइम, जितने भी हमने एल्गोरिदम्स हम डिस्कस करेंगे इस सीपीयू स्केजुलिंग चैप्टर के अंदर, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम का वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो मिनिमम मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम का होगा। ओके और ये आपने देखा। अब इसके अंदर भी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर भी देयर आर टू फ्लेवर्स। वो क्या क्या है, एक है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम। ये आगे चल के हम देखते हैं कि इसके क्या मानी है, इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को जब हम आ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले सिनेरियो में हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट एक ही वक्त में P1 के फौरन बाद P2 P3 भी आ गए, लेकिन इस सिनेरियो में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू के पास अब चांसेस हैं। जैसे आप ये देखिए कि ये P1 था, ये P2 P3 P4, अब हमें पता चल गया सबसे पहले किसको, इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3, ये P4 है जिसका बर्स्ट टाइमिंग कितनी है, 3, ये शॉर्टेस्ट है। ओके, जो ही ये P4 को हमने ये कह दिया कि ये शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, ये सीपीयू के पास चला गया। ओके, सीपीयू के पास चला गया और सीपीयू का अभी तक इसने पहला यूनिट कंज्यूम किया था कि उतनी देर में P5 आ गया। जो ही अभी एक क्लॉक साइकिल, एक बर्स्ट यूनिट ऑफ द सीपीयू इसने कंज्यूम किया था कि उतनी देर में एक और प्रोसेस रैम के अंदर, एक और प्रोसेस सीपीयू क्यू के अंदर, रेडी क्यू के अंदर आ पहुंचा और उसका जो बस टाइम, उसकी रिक्वायर्ड जो बस टाइमिंग थी वो 1 यूनिट थी, जस्ट 1। अब इमेजिन करें P4 P1 P4 की जो रिक्वायर्ड जो बस यूनिट्स थे वो कितने थे, 3। अभी वो एक उसने कंज्यूम किया है, अभी उसका बैलेंस कितना है, अब उसको सीपीयू की जो बर्स्ट है वो कितनी चाहिए, 2। उसकी रिक्वायरमेंट अभी तक कितनी है, 2। लेकिन उतनी देर में जो ही उसने पहला कंज्यूम किया तो फौरन, पहले के फौरन बाद, जैसे वो क्लॉक के ऊपर जो क्लॉक की जो पहली एक जो ही क्लिक 1 की तरफ, वो एक जस्ट वो क्लिक होता है 1 की तरफ आ जाती है एक सुई, फिर उसके बाद वो दूसरे सेकंड की तरफ जब उसकी मूवमेंट आती है या थर्ड की तरफ आती है, तो जो ही वो जो वो स्मॉल हैंड वो जस्ट 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ, 12 या 0 से 1 की तरफ जो ही पहुंचा, तो उस पर एक और प्रोसेस जो है वो क्रिएट हुआ और उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी थी, जस्ट 1। अब इमेजिन करें, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीपीयू के पास जो P4 है उसकी रिक्वायरमेंट अभी तक कितनी है, क्योंकि पहला यूनिट वो कंज्यूम कर चुका, उसका बैलेंस अभी, उसको अभी मजीद 2 बस टाइम चाहिए। जबकि जो न्यू आया है, जो न्यू अराइवल, उसको कितना चाहिए, उसको सीपीयू की जस्ट 1 बर्स्ट चाहिए।
तो आप देखिए ये खुला तज़ाद नहीं है कि जब हम ये बात कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट करनी है, छोटी जॉब आ गई है, लेकिन वो सीपीयू के पास जा नहीं सकती। जो सीपीयू के पास प्रोसेस है अभी वो बड़ा प्रोसेस है, उसको अभी भी 2 बर्स्ट यूनिट या 2 क्लॉक साइकिल उसको चाहिए। जो न्यू P5 सीपीयू क्यू में पहुंचा है, उसको जस्ट 1 चाहिए। तो ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो को हम ने देखना है कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। बेटा मैं ले आऊंगा थोड़ी देर तक। हेलो, ओके। तो ये बेटा वो सिनेरियो है जिसको हमने थोड़ा सा जिसका एनालिसिस हमने करना है। आपको याद होगा हमने कहा था कि प्रोसेसेस जनरली इन नेचर दो तरह के होते हैं। कुछ प्रोसेसेस जो है वो प्रीएम्प्टिव होते हैं और कुछ नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं। प्रीएम्प्टिव मतलब वो सोशल होते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं। एंड नॉन कोऑपरेटिव जो जो नॉन प्रीएम्प्टिव है वो फ्रेंडली नहीं होते। वो बड़े आप ये समझ लें कि वो सेल्फिश प्रोसेसेस होते हैं। अगर तो P3 अब यहाँ मैं एक जो एनालिसिस करने जा रहा हूँ उसको आपने अच्छी तरह ये जो लॉजिक में देने जा रहा हूँ उसको आपने समझना है। प्रोसेसेस कितनी तरह के होते हैं, प्रोसेसेस की टाइप कितनी है, दो तरह के होते हैं। कुछ प्रीएम्प्टिव होते हैं, कुछ नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं। प्रीएम्प्टिव वो होते हैं आप ये समझ लें कि जिनमें एहसार का जज्बा होता है। अगर उनसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई इमरजेंसी वाला केस आ जाता है तो वो कहते हैं कि नो इशू एट ऑल, आप आ जाइए। ठीक है। तो जो नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं, जो जो सेल्फिश प्रोसेसेस होते हैं, वो कहते हैं कि बस मेरा काम होना चाहिए, बाकी कोई जितनी मर्जी किसी को इमरजेंसी है मुझे नहीं मालूम, मेरा काम होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों पहलुओं को आपने मद्देनजर रखते हुए अब हम जो P4 जो सीपीयू सीपीयू उस पे एग्जीक्यूशन कर रहा था, एक यूनिट वो कंज्यूम कर चुका था, उसका बैलेंस कितना था, अभी 2 क्लॉक साइकिल उसको P4 को मजीद चाहिए थे कि उतनी देर में एक अर्जेंट प्रोसेस जो है जिस जो स्मॉलेस्ट प्रोसेस था जिसकी रिक्वायरमेंट जस्ट 1 क्लॉक साइकिल की थी, जस्ट 1 बर्स्ट टाइम यूनिट की थी, वो सीपीयू वो क्यू में आन पहुंचा। अब देखिए अब P4 अगर P4 की नेचर होगी नॉन प्रीएम्प्टिव तो P1 अगर आ भी गया है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। वो जब तक अपना टास्क जब तक वो उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं होगी वो सीपीयू की जान नहीं छोड़ेगा, वो सीपीयू से स्विच नहीं होगा अगर वो नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। और अगर P4 की नेचर जो है वो प्रीएम्प्टिव होगी, द P4 इज द प्रीएम्प्टिव इन नेचर, तो फिर वो देखेगा कि हाँ मुझे 4 चाहिए लेकिन मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे से ज़्यादा इमरजेंसी वाला P1 जो है P5 जिसकी रिक्वायरमेंट जस्ट 1 क्लॉक साइकिल है वो रैम में वो सीपीयू क्यू में आ चुका है, तो वो वेट कर लेगा और P5 को पहले टाइम देगा। ये समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट जो है इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। सीपीयू के पास एक बार एक प्रोसेस चला भी गया है तो फिर भी अगर न्यू प्रोसेसेस आते रहते हैं तो न्यू प्रोसेसेस के साथ उनका कंपैरिजन होगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं इस अंदाज में देखूं कि जब हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम की जब हम बात करें तो नॉर्मली अभी मैदान में सिर्फ 4 प्लेयर्स मौजूद हैं। इनमें सबसे जो यंगेस्ट प्लेयर है उसकी पहले हम बारी, वो पहले रोल प्ले करेगा, वो पहले गेम में हिस्सा लेगा। ओके, अब इसमें सबसे यंगेस्ट जो है वो क्या है, दैट्स द P4। अब
अगर नॉन प्रीएम्प्टिव केस है, तो जब जब एक वो स्टेज पे P4 स्टेज पे चला गया है, तो P4 अपनी एक्टिविटी जब तक मुकम्मल नहीं करेगा, जो न्यू आने वाला है वो मैच में, वो उस कंपटीशन में, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रीएम्प्टिव इन नेचर है और एक और, जैसे 4 प्लेयर थे, 4 प्लेयर्स जो थे, चौथा प्लेयर अब स्टेज पे जा चुका है और उसने अपना 1 मिनट, वो माइक उस वो कोई स्पीच कर रहा था, उसका 1 मिनट जो है उसको, जस्ट 3 मिनट्स की उसकी स्पीच है। अब अभी उसने 1 मिनट ही स्पीच की थी कि उतनी देर में एक और प्लेयर आ जाता, उसको जस्ट 1 मिनट उसकी स्पीच है। अब इसका मुकाबला जो है वो P1, P2 और P3 के साथ नहीं, बल्कि जो स्टेज पे मौजूद है, जो सीपीयू के पास भी जो जो प्रोसेस मौजूद है, उसका कंपटीशन हम सबसे करेंगे। जो रैम के अंदर मौजूद है उनके साथ भी वो compete करेगा, जो सीपीयू के पास है उनके साथ भी वो compete करेगा। और इस कंपटीशन को इस फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ this philosophy of competition is known as shortest remaining time first। और ये किस केस में होता है? दिस इज ओनली इन द प्रीएम्प्टिव वेरिएंट। जैसा कि मैं आपको तफसीलन, आपको इन डिटेल में आपको बता चुका हूँ। और ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है माय डियर। आप देखें, प्रोसेसेस आ रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि सेवरल थाउजेंड प्रोसेसेस जो हैं वो आ, वो क्रिएट हो रहे होते हैं, वो कुछ क्रिएट हो रहे होते हैं, कुछ कंप्लीट हो रहे होते हैं। तो उनका हिसाब किताब रखना कि जो न्यू आने वाला प्रोसेस है वो स्मॉलेस्ट है, वो पहले जो एग्जीक्यूट हो रहा है उससे छोटा है या बड़ा है, ये बड़ा एक ट्रिकी इशू है। ये बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ी कम्प्लेक्स जो कंप्यूटेशन है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम के साथ एक ये इशू है कि न्यू आने वाले जो प्रोसेस है उसकी लेंथ को, उसके सीपीयू बर्स्ट को जज करना, ये बहुत ट्रिकी, ये बहुत कम्प्लेक्स टास्क है। इसलिए ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की एक एडवांटेज ये भी है। एडवांटेज तो हमने देखा कि उसका एडवांटेज नंबर 1 ये है कि उसका एवरेज वेटिंग टाइम सब एल्गोरिदम से, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम से मिनिमम है। लेकिन जब हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की जब हम बात करते हैं, तो न्यू आने वाली मसला बिल्कुल ना हो, जब सारे के सारे प्रोसेसेस एक ही वक्त में क्यू के अंदर आ जाएं तो फिर इशू नहीं है। लेकिन डायनामिकली जब एक्टिव मोड में न्यू प्रोसेसेस के क्रिएट होने का सिलसिला जारी हो, एंड विच विल बी द स्मॉलेस्ट टू जज द प्रोसेसेस CPU burst timing for the new arrival, for the newcomer, for the new process is very very complex। ये इसके साथ इशू जो है ये लिंक्ड है। तो जब हम इसकी बात करें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम की, तो इसके एडवांटेज भी आपको पता चल गया और इसके डिसएडवांटेज का भी आपको पता चल गया। और अब हम ये देखते हैं एग्जांपल। पहले नॉर्मली ये था, जो फर्स्ट जो गैंट चार्ट हमने बनाया था, वो उसके अंदर हमारी जो हाइपोथेसिस था, वो हाइपोथेसिस यही था कि सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो रैम के अंदर, वो रेडी क्यू के अंदर, वो सीपीयू क्यू के अंदर एक ही वक्त में पहुंच चुके हैं। देर इज नो मोर प्रोसेस दैट विल बी अराइव्ड इन द सीपीयू क्यू। तो आप जानते हैं ये सिंपल सा गैंट चार्ट जो है ये बन गया। लेकिन कम्प्लेक्स, ये सारी सूरत-ए-हाल तब कम्प्लेक्स हो जाती है जब हमारा एल्गोरिदम जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम, वो शिफ्ट हो जाता है इनटू द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रीएम्प्टिव केस। उसका जो है वो हम प्रीएम्प्टिव केस को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को जब हम डील करने लगते हैं तो मसाइल काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाते हैं। और फिर एक या दो कॉलम नहीं, बल्कि एक थर्ड कॉलम भी इन्वॉल्व हो जाता है। आपने लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट में भी देखा या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी देखा कि उसमें सिर्फ 2 कॉलम थे, एक बर्स्ट टाइमिंग का था और एक प्रोसेसेस का था।
लेकिन हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की जब बात करें तो उसके बाद एक थर्ड कॉलम भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज द अराइवल टाइम। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसलिए इसको यहाँ मैं जो है वो कंक्लूड करने जा रहा हूँ, ताकि इसको एक बार पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। और आई थिंक आपके नेक्स्ट लेक्चर का जो है वो टाइम भी शुरू हो गया। तो माय डियर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।